बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ड्रग्स पे फोकस करेंगे, जिसमें ज़्यादातर टारगेट हमारा पीपीआई, H2 ब्लॉकर्स और एंटासिड्स हैं एज पर टीओएस। और इसके अलावा थोड़ा बहुत टच हम देंगे तीन और चीज़ों को, एंटीडायरियल्स को, लेग्जेटिव्स को और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा तो बहुत डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। सो पढ़ने का मकसद क्या है कि जो पीपीआईज हैं वो फूड से पहले 30 से 60 मिनट पहले काम करते हैं, जबकि एंटासिड्स विद इन टाइम काम कर लेते हैं। जबकि फेमेटोडीन जो है वो वारफेरिन के साथ सेफ है, बल्कि सेमेटोडीन जो है वो सेफ नहीं है। ये क्यों? पीपीआई जो है नॉर्मली यूज़ करते हैं हम हर्ट बर्न को कंट्रोल करने के लिए। यू नो व्हाट हर्ट बर्न इज़, ठीक है ना। और पीपीआई को इस्तेमाल करने की वजह से वो हर्ट बर्न वर्स भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? ठीक है ना। सो आपको बेसिक मैकेनिज्म समझने के लिए आप इस इमेज को देखें। इन ड्रग्स को फोकस ना करें, जो ड्रग्स इसके ऊपर लिखी हैं यहाँ पे फ़िलहाल फोकस ना करें। ठीक है। हमने जो चीज़ देखनी है वो ये वाला हिस्सा देखना है, सही है ना। इस हिस्से को हमने फोकस करना है। अब ये बेसिक फिजियोलॉजी है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं जो एसिटाइलकोलिन को रिसीव करते हैं। इस तरीके से हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स भी हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर्स भी हैं और गैस्ट्रीन भी है। ठीक है ना। तो एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन और गैस्ट्रीन, ये कैसे काम करते हैं? एगोनिस्टिकली काम करते हैं। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। कैसे? एसिटाइलकोलिन हो गया, हिस्टामिन, चूंकि हिस्टामिन जीएस के साथ है, वो एडिनाइलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करा के साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की एक्टिवेशन पे प्रोटीन काइनेस की एक्टिवेशन को दे के आपको पोटाशियम के एक्सचेंज पे प्रोटॉन देता है। पोटाशियम जो है वो सेल में दाखिल होता है, जबकि प्रोटॉन जो है वो गैस्ट्रिक, जो जहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है, जिस जगह पे जो ल्यूमेन है, जो कैविटी है, उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है। उसकी वजह से पीएच ज़्यादा होता है। सिमिलरली गैस्ट्रीन भी सेम तरीके से काम करता है, एक्टिवेट कराता है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो नेचुरल हैं वो क्या करते हैं, जीआई के साथ अटैच होके एसिडिटी को डिक्रीज कराते हैं। सो हमारा जितना भी मैकेनिज्म है वो चार चीज़ें हैं, चारों के चारों फाइनली कहाँ जाती हैं? प्रोटॉन पंप पे आ जाती हैं। किस पे आ जाती हैं? प्रोटॉन पंप पे। प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेंगी, H पॉजिटिव जो है वो गैस्ट्रिक फ्लूइड में जाएगा, जबकि पोटाशियम जो है वो सेल के अंदर गैस्ट्रिक जो म्यूकोजा है और सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनमें दाखिल हो जाएगा। इस तरीके से आपकी गैस्ट्रिक का पीएच जो है वो इंक्रीज़ होता, सॉरी, पीएच डिक्रीज़ होता है और एसिडिटी इंक्रीज़ होती है। अब हमने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो इन 4-5 जगहों पे इस्तेमाल होंगी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक, एंटीहिस्टामिनिक, प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट, एंटी गैस्ट्रीन और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। इन सब के अलग अलग नाम हैं, उन कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे अब। ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर की क्या है? वो ये हैं कि मैकेनिज्म को समझा जा सके, प्रोटॉन पंप्स को, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स को, फिर इनके एंटासिड्स को समझा जा सके, फार्माकोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स सबकी डिस्कस की जाएंगी इस लेक्चर में। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग, पेराइटल सेल जो हैं एसिड्स कैसे बनाते हैं वो मैंने थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि M3 रिसेप्टर्स हैं, गैस्ट्रीन है और हिस्टामीन है। ये एगोनिस्टिकली काम करते हैं, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। ये हम फिजियोलॉजिकल बात कर रहे हैं। तो पेराइटल सेल्स जो हैं गैस्ट्रिक के, वहाँ पे इनके रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके क्या करेंगे कि पोटाशियम सेल के अंदर आएगा फ्रॉम द गैस्ट्रिक कॉन्टेंट्स। जो ल्यूमिन के अंदर जो पोटाशियम पड़ा है वो वापस सेल में जाएगा, जबकि हाइड्रोजन जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था सेल के अंदर वो कहाँ चला जाएगा? सोडियम, हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपेज के थ्रू प्रोटॉन जो है वो आपके स्टोमिक के ल्यूमेन में, ये जो खाली जगह है जहाँ पे आपका फूड पड़ा होता है, इस जगह चला जाएगा और पीएच को इंक्रीज करेगा, सॉरी, पीएच को डिक्रीज करेगा और एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। इस इमेज को फिलहाल इग्नोर मारें, इसको समझाना है मैंने अभी। सो गैस्ट्रीन रिसेप्टर जो हैं CCK2 वाले, ये फ्रॉम जी सेल्स हैं। ठीक है। जबकि गैस्ट्रिक सेल से आते हैं। M3 मस्करीनिक रिसेप्टर फ्रॉम वेगस नर्व से ये सिग्नल रिसीव करता है एसिटाइलकोलिन के थ्रू, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है।
और हिस्टामिन रिसेप्टर जो हैं ये आपके एपिथेलियल सेल्स के जो हैं रिसेप्टर्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो एग्जिस्ट करते हैं। अब ऑल थ्री पाथवेज जो हैं वो क्या करेंगे, इस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे। अब या तो हम इन तीन पाथवेज को किसी एक पाथवे को बंद कर दें। अब हमने सारों को बंद नहीं करना क्योंकि हमने कम्प्लीटली प्रोटॉन पंप को इनहिबिट नहीं करना, कुछ जगह पे हमें ज़रूरत पड़ती है अलबत्ता। हमने क्या करना है कि किसी तरीके से पीएच को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकें ताकि जो एसिडिटी है वो थोड़ी बहुत कम हो सके। आपके लेफ्ट जो राइट साइड में जो ग्राफ है ये बुक से ली गई है, ये बेसिकली बताया जा रहा है कि हम कैसे जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एच पाइलोरी बेस्ड अल्सर है। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, एच पाइलोरी टेस्ट भी किया जाता है और जिससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में एच पाइलोरी कभी कभी नॉर्मली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं थोड़े बहुत। तो इनकी जो पैथोजेनेसिटी है वो जब काज होती है और उसकी वजह से जो अल्सर होता है उसको मालूम करने के लिए करते क्या है कि एक जो है पेशेंट जो है उसको क्या दिया जाता है, एक यूरिया दिया जाता है टैबलेट्स की फॉर्म में जिसमें कार्बन जो है वो 13 आइसोटोप का होता है, ठीक है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 13 होता है। वो वाला कार्बन जो है हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब इस कार्बन को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि ये जब जाता है तो जो एच पाइलोरी है वो बेसिकली क्या करता है, वो जो फूड में यूरिया है उसको यूटिलाइज़ करता है। उसको यूटिलाइज़ करके वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और अमोनिया बनाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड, चूंकि यूरिया में कार्बन जो था वो 13 आइसोटोप वाला था, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा वो भी 13 का होगा और ये कार्बन फिर ब्लड में शामिल होके एक्सहेल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एक्सेलेशन में देखते हैं कि 13 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो क्या है। अगर एक्सपायर्ड में 13 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, यानी आइसोटोप जिसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 13 है वो वाला आइसोटोप, उस वो वाला अगर आपके लंग्स एक्सेलेशन में ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाते हैं कि इस बंदे को अगर अल्सर है तो वो एच पाइलोरी बेस्ड है। तो ये जस्ट एक न्यू थिंग है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि अल्सर, अब एसिड्स हों, कुछ माइक्रोब्स हों, कुछ मेडिसिन्स हों, जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ी एनसेड्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन वाले एनाल्जेसिक्स जो थे, उनमें क्या होता था कि अल्सर काज होता था। तो ये मेडिसिन जो है उस अल्सर को कंट्रोल करने के ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल करेंगे। अब तीन कैटेगरीज फोकस है इस लेक्चर का, जिसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और एंटासिड्स हैं। प्रोटॉन पंप का क्या काम था, जो फाइनल पाथवे, आपको पता है कि फाइनल पाथवे क्या था, वो हमने पहले बता दिया है एक यहाँ पे भी, और इसके अलावा जो प्रीवियस इमेज है उसमें भी हमने बता दिया था कि प्रोटॉन पंप जो लास्ट जो फाइनल पाथवे है वो ये है, ठीक है ना। इसी के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इस फाइनल पाथवे को या ब्लॉक करते हैं और एसिडिटी को डिक्रीज कराते हैं, पीएच को इंक्रीज कराते हैं। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का काम है, जिसमें कैट एग्जांपल्स हैं ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंजोप्राजोल एंड रेबेप्राजोल। अब जिनके आखिर में जोल आ रहा है वो आपके किस कैटेगरी में से हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की कैटेगरी में से। ऐसे एजोल्स आपको और जगह पे मिल जाएंगे एंटी फंगल में, तो उसके लिए आपने फोकस रहना है कि उनके नेम्स कैसे किए जाते हैं। उनके आखिर में भी एजोल आता है, ये आपके लिए एक फोर्थ सेमेस्टर में होंगे, लेकिन फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ऐसा ना हो कि कोई मेडिसिन हो उसके आखिर में जैसे केटाकोनाजोल है, तो आप ये ना समझें कि वो हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, वो एंटी फंगल है। आप इन नाम्स को याद रखें, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल और रेबेप्राजोल। इसमें तीन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल कॉमनली यूज़ होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पे आ जाएं। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर बेसिकली एंटी हिस्टामिनिक हैं जो पेराइटल सेल्स पे जाके एक्ट करती हैं और हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिसमें आपके पास सिमेटिडिन है, रेनेटिडिन है, फेमेटोडिन है और नेजेटिडिन है, ठीक है। इसी तरीके से एंटासिड्स हैं। एंटासिड्स बेसिकली केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स जो एसिड्स के खिलाफ एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। आप कह सकें कि ये वीक बेसिस होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, वीक बेसिस होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ये तमाम आपके पास क्या हैं, एंटासिड्स हैं। ओरली भी दिए जा सकते हैं और कभी कभी हम आईवी में भी इस्तेमाल करते हैं व्हेन दिस क्या होता है कि आपके पास एसिडीमिया हो, ठीक है।
सो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या है होम्योपैथ, वही कैटेगरीज, पैराजोल इनके आखिर में आएगा, प्रजोल, ये आप क्लियर बात है कि पी आर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। क्लिनिकल यूजेस इसके ये हैं कि हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं। अल्सर क्या है, कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा की लाइनिंग एसिडिटी की वजह से, काफ़ी ज़्यादा एसिडिटी की वजह से ज़ख्मी हो जाती है, या किसी मेडिसिन की वजह से ज़ख्मी हो जाए, और फिर उसकी में पेशेंट को पेन फील हो रहा होता है, जलन सी फील हो रहती है। GERD है, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है, और ये भी अल्सर या एसिडिटी के ज़्यादा होने की वजह से होता है, और एसोफेगियल जो स्फिंक्टर टोन है वो डिक्रीज़ होती है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई हम पश्तो में कहते हैं तरखे व कड़वा पानी जिस किस्म का जो है वो हल्क तक आ रहा होता है। फिर है जोलिंजर एल्सन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि कुछ एपिथेलियल सेल्स आपके होते हैं कार्सिनोजेनिक होते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटॉन को रिलीज़ करा रहे होते हैं, और गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ कराते हैं। एच पैलोरी एरेडिकेशन है, उसके ख़िलाफ़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रिपल थेरेपी में, और एनसेड अल्सर प्रोफाइलैक्सिस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आगे जाके हम बताएंगे कि कैसे। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि एनसेड जो है अल्सर काज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी प्रोफाइलैक्सिस कैसे की जाती है। अब एनसेड्स भी हमने यूज़ करने पर हमने साथ में ये भी करना है कि एनसेड्स की वजह से एसिडिटी काज ना हो। अब PPI क्या करते हैं कि वीक बेस होते हैं और प्रो ड्रग्स हैं। क्या करेंगे, जो प्रोटॉन है या प्रोटोनेटेड कोई चीज़ है जिसने प्रोटॉन को रिसीव किया और इजीली प्रोटॉन को रिलीज़ कर सके, उनको क्या करते हैं, एक्टिव सल्फोनामाइड्स में बदल देते हैं, ठीक है ना। क्या है, प्रो ड्रग्स हैं, इनको कन्वर्ट हम किस करते हैं, प्रोटोनेटेड में, और फिर एक्टिव सल्फोनामाइड्स में। और ये क्या करते हैं, ये मिल के जो एक्चुअल आपका प्रोटॉन पंप है उसको इनहिबिट करेंगे, इसको प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करेंगे। अब ये इरिवर्सिबल बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इरिवर्सिबल बॉन्ड बना रहा है तो आपको वेट करना होगा कि न्यू रिसेप्टर जो है वो क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है ना। सो क्या करेंगे, एसिडिक एनालिक्यूलस क्या होता है कि आपकी बॉडी में बस आप एक कोई टेबलेट्स लेते हैं, उसमें क्या होगा कि कुछ कंटेंट ऐसा होगा कि जो बेसिकली एसिडिक होगा खुद, और वो क्या करेगा कि आपके प्रोटॉन पंप्स को आइडेंटिफाई करेगा, और इट वुड बी के प्रोटॉन पंप्स जो हैं वो समझेंगे कि गैस्ट्रिक कंटेंट में ऑलरेडी pH जो है वो बहुत कम है, तो आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो बंद रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि ये पेराइटल सेल्स में हो रहा है, जबकि गैस्ट्रिक ल्यूमेन में कैसे होता है, पेराइटल सेल्स यानी आपका सपोजिटली दिस इज गैस्ट्रिक ल्यूमेन, ये वाला हिस्सा, तो ये पेराइटल सेल्स हैं, इस जगह पे हो रहा है। गैस्ट्रिक ल्यूमेन की तरफ से कैसे होता है, अब ल्यूमेन की तरफ से ऐसा होगा कि पंप जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएगा, इसकी वजह से जो प्रोटॉन पंप है वो ब्लॉक हो जाएगा, H पॉजिटिव सिक्रीशन कम हो जाएगी, कोई भी ट्रिगर हो, ठीक है, गैस्ट्रीन हो, एसिटाइलकोलिन हो, या हिस्टामीन हो। क्यों, बेसिकली हम जो लास्ट जो स्टेप है उसी को कंप्लीटली बंद कर रहे हैं। लास्ट स्टेप क्या था, प्रोटॉन और पोटाशियम का एक्सचेंज था थ्रू ATPase चैनल। तो अब अगर गैस्ट्रीन इसको इनिशिएट कर रहा है पेराइटल सेल्स पे, या एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर टूवर्ड द टिश्यूज़, या एसिटाइलकोलिन हो या हिस्टामीन हो, वो जितना भी स्टिमुलेट करें, स्टिल आपका जो मेन चीज़ है पंप वो बंद है, तो प्रोटॉन रिलीज़ नहीं होंगे, H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं होंगे इनटू द स्टोमक। फाइनल कॉमन पाथवे जो है वो बंद हो जाएगा, और आपको वेट करना, चूंकि ये इरिवर्सिबल है तो आपको वेट करना पड़ेगा 2 से 5 दिन तक कि नए रिसेप्टर्स बन जाएं, ठीक है। और ये सिलेक्टिव इरिवर्सिबल इनहिबिशन करता है। एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है, ओरल है, एंटीरिक कोटेड है, और एसिड लेबाइल ड्रग जिनको कहा जाता है। 30 to 60 मिनट बिफोर मील आपने देना है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है ना। चूँकि बिफोर मील्स आपके पंप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ज़्यादा ख़तरनाक है, कोई इशू गैस्ट्रिक एसिडिटी, या तो फिर हम इसको क्या करते हैं, IV भी दे सकते हैं। सो एब्जॉर्प्शन रैपिडली है, स्टोमक से गुजर जाए तो रैपिडली एब्जॉर्ब होता है। फूड की वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन डिले हो सकती है, और टोटल एब्जॉर्प्शन भी और इफेक्टिविटी भी, क्योंकि उसके रिसेप्टर जो हैं वो आपको कम एक्टिव मिलेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म जो है, चूँकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसकी एक्सटेंसिव है, CYP2 CV C19 के ज़रिए से और CYP3 A4 के ज़रिए से।
जेनेटिक चेंजेस भी इसमें आ सकती हैं अगर पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। तो आपके पास अगर CYP2C19 है, उसका जेनेटिक वेरिएंट है, तो फिर रिस्पांस वेरिएबल हो सकता है। तो उसके हिसाब से फिर जेनेटिकली पर्सनलाइज्ड मेडिकेशंस या फार्माकोलॉजी जो है वो फॉलो की जाती है। हाफ लाइफ जो है, शॉर्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ है 1 to 2 आवर्स। एक्शन जो है वो 24 से 72 घंटे तक है। और इरिवर्सिबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि प्लाज्मा लेवल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इरिवर्सिबल बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा कि उस कंसंट्रेशन कितनी है और किस हद तक है। ठीक है, रिसेप्टर्स आपके पास कितने इरिवर्सिबल बॉन्ड हुए हैं। रीनल एक्सक्रीशन है और बाइलरी एंड फीकल कंपोनेंट भी है इसका। ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स फर्दर इनके क्या होंगे कि बेसल एंड स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन जो है वो 90% यानी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। ठीक है ना, 90% एसिडिटी को सप्रेस करता है। अल्सर में म्यूकोजल हीलिंग को, एरूसिव गर्ड में रिक्वायर्ड फॉर एच पाइलोरी रेडिकेशन, इन सब में हम इसको प्रोपटान पंप इनहिबिटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस आप इनमें नीचे आप खुद इनको रीड आउट कर लें। साइड इफ़ेक्ट्स हेडेक हो सकता है, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, माइल्ड एंड लेकिन टॉलरेटेड है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रही है इसमें, सो फ्रैक्चर और बोन की स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो सकती है, फ्रैक्चर इजी हो सकता है। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी आएगी जिसमें विटामिन B12 सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। हाइपोमैग्नीसीमिया विद प्रोलॉन्ग थेरेपी, चूँकि ये एब्जॉर्प्शन को भी डिक्रीज़ करते हैं, जो एसिड या एसिडिटी या उस पे मैटर करती हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो सकती है। रीबाउंड एसिडिटी, ये जो मेन चीज़ थी, हमने कहा था ना कि PPI के इस्तेमाल करने की वजह से, वैसे तो हम इस्तेमाल करते हैं कि हर्ट बर्न ना हो, हर्ट बर्न्स ना हो, लेकिन हर्ट बर्न का मतलब ये है कि वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस्ट्रिक एसिडिटी। तो PPI की वजह से रीबाउंड जो है एसिडिटी भी बन सकती है। ठीक है ना, और वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ हाइपर सिक्रीशन। अगर आप प्रोलॉन्ग यूज़ करें, क्यों प्रोलॉन्ग यूज़ किया और हमने एब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन कर दी है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाए। इन्फेक्शन रिस्क है इसमें, और अलबत्ता अगर कोई गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी पाई जाती है, जैसे हमने यहाँ पे प्रीवियसली डिस्कस की ये वाली, ठीक है ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर आप सिम्टम्स को तो रिलीफ कर रहे हैं, पर आपके लिए प्रॉब्लम ये है कि मेन जो चीज़ है वो आपने डायग्नोज नहीं की। नेक्स्ट है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें आते हैं यानी एंटी हिस्टामिनिक भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि हिस्टामिन रिसेप्टर जो है H2 उसको ब्लॉक करते हैं। टिडीन इनके लिए निमोनिक है, और OTC में अवेलेबल है ऑन द काउंटर, पहले नहीं थे लेकिन अब अवेलेबल है, जिसमें सिमेटिडिन, रेनेटिडिन, फेमेटोडिन और निजिटिडिन। आई थिंक क्लास में मैंने आपको बोला था कि आई वुड टेल यू वन वन ऑफ द मेडिसिन दैट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑफ काजिंग कैंसर्स और समथिंग लाइक दैट। तो रेनेटिडिन में ये प्रॉब्लम थी, और रेनेटिडिन जो है मार्केट से FDA यानी फेडरल ड्रग एसोसिएशन जो है उसके थ्रू इसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है ना, अगेन इसकी क्लिनिकल यूजेस वही हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, इन तमाम मेडिसिन के पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, माइल्ड गर्ड है, OTC हर्ट बर्न रिलीफ है। OTC मतलब ऑन द काउंटर, यानी आप जाएं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर फार्मेसी वाले आपको दे देते हैं। प्री ऑपरेटिव एस्पायरेशन प्रोफाइलेक्सिस, एस्पायरेशन प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है, प्रोफाइलेक्सिस आप जानते हो कि कोई चीज़ हुई नहीं है, हम पहले से प्रिवेंट करें। तो प्री ऑपरेटिव एस्पायरेशन क्या है कि एक बंदा जो है उसको नोजिया होता है या वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग का जो रीगर्ज है यानी रीगर्ज्ड मटीरियल जो वापस गट से एसोफेगस से माउथ की तरफ आ जाता है और पेशेंट लेटा हुआ हो, तो वो रीगर्ज कंटेंट या वोमिटस जो है वो पेशेंट के लंग्स में चला जाए, इसको एस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके ख़िलाफ़ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैकेनिज़्म इसका क्या है कि ये हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, यानी हिस्टामीन जिन रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, ये वाली मेडिसिन उस रिसेप्टर को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगी ताकि हिस्टामीन उसके साथ अटैच ना हो। ठीक है, अब कंपिटिटिवली है लेकिन रिवर्सिबल है, फिर बाद में जाके लेस स्टेमुलेशन होगी, दो गैस्ट्रीन स्टेमुलेट कर रहा है स्टिल। ठीक है, इसके अलावा
प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो इसकी इनहिबिशन करेंगे, लेकिन गेस्ट्रिन स्टिल स्टिमुलेट कर रहा है। और एक और जो है एसिटाइलकोलिन, वो भी स्टिल स्टिमुलेट कर रहा है, पर एक चीज़ हमने डिक्रीज कर दी है। पहले 3 थी, अब 2 हैं, तो इस वजह से स्टिमुलेशन तो स्टिल हो रही है प्रोटॉन पंप की, पर कम हो रही है। reduces basal and nocturnal acid secretion strongly. Histamine drives night time acids, ठीक है ना। अब नॉक्टर्नल क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो रात को जो सबसे ज़्यादा एसिडिटी होती है, आपको तेज़ाबियत फील होती है, सो जाते हैं और आपको लगता है कि यार मैदा खाली है और बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मैदे में, फिर आप पानी पीने लगते हो, तो वो बेसिकली हिस्टामीन की वजह से होता है, ठीक है ना। वीकर इफेक्ट ऑन मील स्टिमुलेटेड एसिड देन पीपीआई। अब पीपीआई जो है 30 मिनट पहले आपने इस्तेमाल करने थे, जबकि हिस्टामीन ब्लॉकर जो हैं मील से इतने ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि अभी भी गेस्ट्रीन और एसिटाइलकोलिन के पाथवे काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अलबत्ता टॉलरेंस इनकी डेवलप हो सकती है। एब्जॉर्प्शन है ओरली सबसे ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म 60% बायोअवेलेबिलिटी मिल जाती है, इवन दो अगर आप ओरली इस्तेमाल करें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी हो जाए तो भी आपको 60% अप्रॉक्सीमेटली बायोअवेलेबिलिटी मिल जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमेटिडीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन इसकी सबसे ज़्यादा है, रेनेटिडीन अब नहीं है, सिमेटिडीन सबसे ज़्यादा आता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकता है, इस वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट भी हैं और आपको थोड़ा बहुत सेडेशन और लेजीनेस महसूस होती है। मेटाबॉलिज्म जो है पार्टली हेपेटिक है, पार्टली है इसी वजह से, तो अगर फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म हो रही है पर पार्टली है, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो फेमिटोडिन जो है उसका इफेक्ट बहुत ही कम है बनिस्बतन सिमेटिडिन का, यानी सिमेटिडिन जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से पास होता है, जबकि फेमिटिडिन हेपेटिक मेटाबॉलिज्म से इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। एक्सक्रीशन जो है रीनल है, अनचेंज फॉर्म में। रीनल इम्पेयरमेंट में आपको ड्रग की डोज कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अनचेंज फॉर्म में जा रहा है तो मज़ीद रीनल इम्पेयरमेंट काज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा हाफ लाइफ इनकी 1.5 to 3 आवर्स है, क्लिनिकल ड्यूरेशन इनकी 10 to 12 आवर्स है। मतलब हमेशा आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप रात को बस एक मेडिसिन खा लें, काफ़ी है, सुबह तक आपके लिए इफेक्टिव रहती है। एसिड सिक्रीशन मॉडरेटली डिक्रीज होगा, नॉक्टर्नल एंड बेसल एसिड्स में ज़्यादा इफेक्टिव है, लेस कंप्लीट देन पीपीआईज फॉर मील स्टिमुलेटेड एसिड, ठीक है ना। पीपीआई जो है वो मील स्टिमुलेटेड एसिड्स के लिए ज़्यादा इफेक्टिव था, जबकि ये उतना इफेक्टिव उस पे इतना इफेक्ट नहीं आ रहा, तो आप मील के हिसाब से मील के बाद जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। माइल्ड टू मॉडरेट जीईआरडी के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्टेप डाउन थेरेपी आफ्टर पीपीआई कोर्स। अगर आप पीपीआई, हमने पहले बात की कि पीपीआई कोर्स हम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए और हम अचानक से छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से रीबाउंड एसिडिटी होती है, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म पीपीआई थेरेपी को जब हम छोड़ रहे होते हैं तो उसके खिलाफ, उसके साथ साथ हम स्टेप डाउन यानी वीनिंग थेरेपी वो करते हैं सिमेटिडीन के ज़रिए से या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स के ज़रिए से। ऑन द काउंटर हर्ट बर्न कंट्रोल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगेन प्री एनेस्थीसिया एस्पायरेशन प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। सिमेटिडीन क्या करेगा, CYP450 की इनहिबिशन भी करेगा। तो वारफिरिन और फिनाइटाइन और थायोफिलिन के लेवल्स ज़्यादा हो सकते हैं, इसी वजह से चूंकि CYP450 की इनहिबिशन हो रही है तो वारफिरिन और इन मेडिसिन की जो है मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ हो जाती है। दैट्स वाई हमने पहले बात की थी, तो सिमेटिडीन जो है वारफिरिन, फिनाइटाइन या थायोफिलिन के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट क्या है, कन्फ्यूजन है। इन एल्डरली एंड रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा काज होती है। क्लासफाइड जो है रेयर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया काज करेंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग का चांसेस हैं। टॉलरेंस डेवलप होती है प्रोलॉन्ग यूज़ की वजह से एंड कंटिन्यूस यूज़ की वजह से। आप लोगों ने देखा होगा कि सिमेटिडीन में ज़्यादातर फिर आपको इफेक्ट्स नहीं आएंगे। सिमेटिडीन जो है एंटी एंड्रोजेनिक भी है, एंड्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, सो एस्ट्रेडियोल मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, जिसकी वजह से मेल में गायनोकोमेशिया, रिड्यूस लिबिडो और इम्पोटेंस ये डेवलप होती है। गायनोकोमेशिया क्या है, मेल ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, इनलार्ज होता है वन और बोथ, थोड़ा इनलार्ज हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स।
रेड्यूस लिबिडो ये है कि डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल इंटरेक्शन वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इम्पोटेंस भी। ठीक है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस से रिलेटेड है। फेमिटोडिन और नेजेटिडिन जो है वो क्या है, फार फीवर इंटरेक्शंस हैं, मतलब इंटरेक्शंस इनके बहुत कम है। ठीक है, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी इनका नहीं है। ठीक है, सो सिमेटिडीन की निस्बत अगर फेमिटोडिन इस्तेमाल किया जाए या निज़ेटिडीन इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा सेफ़र हैं। ठीक है, पीपीआई और H2 को अगर कंपेयर किया जाए तो साइट ऑफ एक्शन, टाइप ऑफ ब्लॉक, एसिड सप्रेशन, ऑनसेट एंड डोजिंग, ड्यूरेशन एंड की कंसर्न्स इनके हवाले से हैं। तो सिमेटिडीन की कंसर्न ये हैं, बाकी आप लोगों इनको कंपेयर खुद कर लें स्लाइड्स से। ठीक है, ये टास्क है जिस चूँकि एग्ज़ाम्स करीब हैं, ये आप अपने लर्निंग के लिए ख़ुद पढ़ लें बाद में। अब आते हैं एंटासिड्स पे। अगेन एंटासिड सिंपल हैं। ठीक है, एंटासिड्स का काम क्या है कि जो एसिड कंटेंट ज़्यादा हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो हम साथ में बेस दे देते हैं और वो साल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम केमिस्ट्री को हम यहाँ पे भी लागू करेंगे। इसमें आपके पास चार चीज़ें हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन इनके साथ और काफ़ी भी प्रॉब्लम्स हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन काज करता है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज अ लेग्जेटिव एक्ट करता है। तो इन दोनों को हम जमा कर सकते हैं ताकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन हो रही है उसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इट्स लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से कंट्रोल कर सके। लेग्जेटिव क्या है कि स्टूल की पासिंग जो होती है रेक्टम के थ्रू ईजी हो जाती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है फास्ट है और काफ़ी पोटेंट है। सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टेमिक है और फास्ट है। यानी हमारे पास अगर ब्लड में एसिडीमिया हो तो उसके लिए ज़्यादातर बेहतर ऑप्शन सोडियम बाइकार्बोनेट है आईवी में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आप ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा ज़्यादा फास्ट भी है, पोटेंट भी है, और आप भी बाकी भी इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इन दोनों को हम कंबाइन इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसको काउंटर करेगा थ्रू इट्स लेग्जेटिव प्रॉपर्टी। न्यूट्रलाइजिंग एसिड जो हैं ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वही बात है, HCl है स्टोमिक में, एंटासिड डालोगे तो साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। अब साल्ट जो है वो रेलेवेंट टू द मेडिसिन यूज्ड होगा। ठीक है, और जो एंटासिड्स हैं वो आपके क्या हैं, वीक बेसिस हैं। ठीक है, पीएच इंक्रीज करेंगे और एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। जैसे आपके पास है पेप्सिन, एक्टिव ओनली बिलो pH 4 इज इनएक्टिवेटेड। ठीक है, अगर आपके पास pH 4 है और उससे कम है तो पेप्सिन एक्टिव रहेगा, लेकिन अगर उससे अबव हो जाए तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन द एसिड सिक्रीटिंग पंप आर रिसेप्टर, सो ऑनसेट इज विद इन द मिनट्स बट ड्यूरेशन इज शॉर्ट। सो बहुत जल्द इफेक्ट इसका शॉर्ट स्टार्ट होता है, चूंकि प्रोटॉन पंप को ये बंद नहीं कर रहा तो ड्यूरेशन भी इसकी वजह से इसका क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम साल्ट, और डायरेक्ट एक्ट करते हैं गट पे, तो इस वजह से हम आईवी में इसको नहीं देते। ठीक है, कैल्शियम एंड सोडियम साल्ट जो हैं पार्टली एब्जॉर्ब सिस्टेमिकली, कैन अफेक्ट सीरम कैल्शियम, सोडियम एंड एसिड बेस बैलेंस को इफेक्ट कर सकती हैं, तो उन पे हमने अपनी नज़र रखनी होगी। रीनल हैंडलिंग के लिए हमारे पास एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो है वो रीनल फेलियर में एकुमुलेट होते हैं, तो उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। रीनल इम्पेयरमेंट में इनको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्रग इंटरेक्शंस जो हैं इनका फार्माकोकाइनेटिक्स में, चूंकि रेज्ड गैस्ट्रिक पीएच है और चिलेशन है, जो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये चिलेशन काज करते हैं, मेटल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स ये भी एंटीबायोटिक्स में आते हैं, इनको आयरन की एब्जॉर्प्शन और एजोल एंटीफंगल्स यानी केटोकोनाजोल इनकी एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं। तो इस वजह से हमने क्या करना है कि हमने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द एंटासिड्स को देख के डोजिंग करनी है। ठीक है ना, सो इन दोनों की डोजिंग अगर करनी हो तो आपने क्या करना होगा, एटलीस्ट ग्रेटर आर इक्वल टू 2 आवर्स आपने इनमें फ़र्क रखना होगा। यानी एंटासिड्स भी टेट्रासाइक्लिन के दरमियान भी 2 या 2 से ज़्यादा घंटे, एंटासिड्स और फ्लोरक्विनोलिन्स के दरमियान भी, इसी तरीके से आयरन सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो तो भी एंटासिड्स भी इस्तेमाल कर रहे हो, इनमें भी आपने 2 घंटे का फ़र्क या 2 से ज़्यादा घंटों का फ़र्क रखना है।
एंड एजोल एंटी फंगल्स हैं, यानी कीटाकोनाजोल, इस टाइप की जो मेडिसिन हैं उन वो यूज़ कर रहे हो और एंटासिड्स यूज़ कर रहे हो, तो भी आपने इन दोनों के दरमियान 2 घंटे का फ़र्क या 2 से ज़्यादा घंटों का फ़र्क रखना होगा। ठीक है ना। एंट्रागैस्ट्रिक पीएच बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगा, पेप्सिन इनएक्टिवेट होगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको हार्टबर्न और डिस्पेप्सिया का मिल जाएगा। ठीक है। म्यूकोजल प्रोटेक्शन में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा सेफ है। ठीक है। जिसमें म्यूकोजल प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट करेंगे, म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन जो हैं वो इंक्रीज होंगी, माइल्ड साइटोप्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड हो रही है, और यही फीचर हम आगे जाके उसमें भी इस्तेमाल करेंगे अल्सर के केसेस में, म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करने के केसेस में। ठीक है। अलबत्ता पेप्टिक अल्सर की हीलिंग प्रमोट नहीं करते, प्रोटेक्ट तो कर लेंगे म्यूकोजा को, पर हीलिंग नहीं प्रमोट होगी। ये सिर्फ डिजीज सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहे, डिजीज को मॉडिफाई नहीं कर रहे। ठीक है। एडवर्स इफेक्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, कॉन्स्टिपेशन, हाइपोफॉस्फेटेमिया, ऑस्टियोमलेशिया विद क्रॉनिक यूज, और टॉक्सिसिटी इन रीनल फेल्यूर बहुत ज़्यादा है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑस्मोटिक डायरिया काज करेगा, हाइपरमैग्नीसीमिया इन रीनल इम्पेयरमेंट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डिक डिप्रेशन काज हो सकती है, और ये हम उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभी हमें कार्डिक डिप्रेशन में कार्डिक डिप्रेशन काज करनी पड़ती है। कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्स्टिपेशन काज करेगा, एसिड रीबाउंड होगा, गैस्ट्रीन और रीबाउंड हाइपर एक्सिडिटी काज करेगा। मिल्क अल्कली सिंड्रोम, जिसमें हाइपर कैल्सीमिया, अल्कलोसिस एंड रीनल इंसफिशिएंसी होती है, वो भी डिजीज काज होगी। सोडियम बाइकार्बोनेट जो हैं, सिस्टेमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, सोडियम ओवरलोड, तो हाइपर, चूंकि सोडियम ओवरलोड हो रहा है तो इस वजह से हाइपरटेंशन और कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर में आपने इस्तेमाल नहीं करना या एहतियात करनी है काफ़ी। बेल्चिंग एंड फ्लैचुलेंस जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ज़्यादा होगी इसमें। ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं, पहले बात हो चुकी है, टेट्रासाइक्लिन, फ्लोरोक्विनोलोन्स, आयरन साल्ट्स, एजोल एंटीफंगल्स, डिगॉक्सिन, डिगॉक्सिन हम इस्तेमाल करते हैं कार्डिक केसेस में। ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं कर, इनकी एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाती है इन केस एंटासिड्स पहले इस्तेमाल हो चुकी है। तो अगर ये मेडिसिन हैं तो एंटासिड्स की डोजिंग इन मेडिसिन और एंटासिड्स के दरमियान 2 घंटे या 2 से ज़्यादा घंटों का फ़र्क होना चाहिए। अब पीपीआई वर्सेस H2 ब्लॉकर्स में क्या है बेस्ट आपके लिए, पीपीआई अगर हीलिंग चाहिए अल्सर में तो बेस्ट आपके लिए पीपीआई है। नॉक्टर्नल एसिड है, माइल्ड गर्ड है तो H2 ब्लॉकर सही हैं, और सिम्टम्स रिलीफ के लिए फिर एंटासिड्स काफ़ी हैं। और एंटासिड में तो मिल्क सबसे, अगर मैदा ठीक है, हाजमा ठीक है, तो मिल्क सबसे बेहतर एंटासिड्स है। ठीक है ना। अगर मिल्क से हाजमा ठीक नहीं है, मिल्क से नहीं हो रहा, तो बेहतर ऑप्शन है कि ज़्यादा पानी पिया जाए। ये एक कन्वेंशनल तरीक़ाकार है, क्लिनिकल केस की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। ये आते हैं म्यूकोजल प्रोटेक्शन, जो एक्स्ट्रा है आउट ऑफ द TOS, कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन क्यों करनी है। सक्राल फेट हैं, बिस्मथ सब सेलिसाइलेट्स, ये मेडिसिन्स या जो ड्रग्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि आपके म्यूकोज़ा को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि आपकी अल्सर के दौरान जो म्यूकोज़ा के जो इंजरी हुई है वो हील हो सके। ठीक है ना। बाकी इनकी इंटरेक्शंस भी हैं, PPI H2 एंटागोनिस्ट और एंटासिड्स के साथ आप सक्रालफेट को नहीं देंगे। अलबत्ता वेल टॉलरेटेड है, पर ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। एनसेड्स इंड्यूस्ड अल्सर को प्रिवेंट नहीं कर सकता, हील गैस्ट्रिक अल्सर को भी हील नहीं कर सकता। अलबत्ता ये क्या करेगा कि खुद सिर्फ और सिर्फ पेप्सिन और एसिड से गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करेगा, बाकी हीलिंग जो है फिजियोलॉजिकली जो है वो अपनी होनी है। ठीक है ना। सक्रालफेट का डायरेक्टली हीलिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फेटेड सक्रोज हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बिस्मथ सबसिलिसेट जो है उसका एक और प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं क्वाड्रपल थेरेपी टू हील अल्सर। ठीक है ना। तो क्वाड्रपल थेरेपी में अल्सर को हील करने के लिए बिस्मथ सब सेलिसाइलेट इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनएक्टिवेटिंग पेप्सिन है, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ म्यूकस है,
और इंटरेक्ट्स विद ग्लाइकोप्रोटीन इन नेक्रोटिक म्यूकोजल टिश्यू। तो ये सब इनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड क्वाड्रुपल थेरेपी। सो इस टॉपिक में मैं थोड़ा तेज़ इस वजह से जा रहा हूँ कि ये वाले दो सेक्शंस जो हैं ये टीयूएस के में नहीं है, पर आप जस्ट देख लें, शॉर्ट हैं इस वजह से आई हैव इंक्लूडेड देम। कुछ एंटी एमेटिक्स अगेंस्ट एमएसएस इंड्यूस्ड बाय कीमोथेरेपी, जिसे कहा जाता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग या CINV। कीमोथेरेपी कैंसर के पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अब वो जो हैं उनकी इवन स्मेल से भी लोगों को जो है पेशेंट्स को वॉमिटिंग या नोजिएशन होती है। चूँकि जो ये नोज़िया जो आ रहा है ये बेसिकली होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है CTG, जो मेडोला में पाया जाता है, वो बेसिकली ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर है। तो कीमोथेरेपिक एजेंट्स जो हैं वो इजीली क्या कर सकते हैं, उसको स्टेमुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं जिसमें दो कैटेगरीज हमारे पास कॉमन है, एक है फिनोथायाजीन और एक 5-HT3। इसके अलावा बुक में और भी हैं, पर दो कैटेगरीज जो सबसे टॉप पे आ रही हैं, फिनोथायाजीन और 5-HT3। और सबसे ज़्यादा हमने जो सर्जी के लिए ओटीज़ वगैरह में इस्तेमाल किए हैं तो वो 5-HT3 इस्तेमाल किए हैं। कीमोथेरेपी में फिर स्पेसिफिक मेडिसिन भी हैं कि फ़लाना मेडिसिन के लिए के ख़िलाफ़ एंटी एमेटिक कौन सी इस्तेमाल होगी और फ़लाना के लिए कौन सी, यानी फ़लाना कोई एक स्पेसिफिक कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से अगर नाज़िया वोमिटिंग हो रहा है तो फिर हम कौन सा कैटेगरी चूज़ करेंगे। तो ये जस्ट ओवरव्यू देने के लिए है कि हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो है ये बेसिक फिजियोलॉजी है, उसके ज़रिए से सेल डैमेज काज कर सकते हैं, प्रेफरली बाय काजिंग सेल डैमेज इन GI ट्रैक एंड बाय रिलीजिंग सेंट्रली क्या करेंगे, कीमो ट्रिगर जोन को, इस जोन को स्टिमुलेट करेंगे जिसके ज़रिए से वेगस वेगस सिग्नल्स आएंगी। तो कीमो ट्रिगर जोन मेडोला से वेगस स्टिमुलेशन भेजेगा और उसकी वजह से जो है क्या होगा कि वॉमिटिंग या नाजिया होगी। ये सेंट्रल एक्शन है। पेरिफेरल क्या होगा कि सेल डैमेज होगा, GI ट्रैक का, सेरोटोनिन रिलीज होगा और एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स से, ठीक है ना, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगे, 5-HT3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। वेगल एंड स्प्लिंक्लिक एफरेंट यानी ब्रेन की तरफ जो सिग्नल्स भेजेंगे और वो वहाँ से वापस जो है एमेटिक सिग्नल्स वापस आएंगे, थ्रू वेगस नर्व वापस आ जाते हैं। तो इसके थ्रू जो है पेरिफेरली एक्ट करते हैं। तो हम एंटीकोलिनर्जिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्करीनी के लिए एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। स्कोपोलामीन है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, डायमिन हाइड्रोनेट जो ग्रेविनेट के नाम से, मैक्लेजिन है, सिक्लेजिन है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट सच एज डायमिन हाइड्रोनेट, सही है, ग्रेविनेट के नाम से आता है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है बेसिक्स के लिए, सिंपल के लिए, ठीक है। ये CTG के ख़िलाफ़ है, यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन से अगर वेगस सिग्नल्स आ रहे हैं या कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एफरेंट फाइबर से, वेगल एंड स्प्लैंक्निक एफरेंट फाइबर से रिसीव कर रहा है और दोबारा वेगस नर्व के थ्रू सिग्नल भेज रहा है, उसको इनहिबिट करने के लिए हम ये वाला तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, इवन अगर वो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट से ही क्यों ना हो। बाकी जो स्पेसिफिक हैं वो फिनोथायरीन है जिसमें प्रोक्लोराप्रेजिन है। ये डोपामीन एंटागोनिज्म के ज़रिए से क्या करेंगे, CINV को, लेकिन लो टू मॉडरेटेड। जबकि 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर ऑन्डेंसेंट्रॉन, ग्रेनसेंट्रॉन, पेलेंसेंट्रॉन, डोलेसेंट्रॉन, जिसमें सबसे कॉमनली ऑन्डेंसेंट्रॉन इस्तेमाल होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन है, सुपेरियर एफिकेसी है। पोस्ट ऑपरेटिव नाजिया वोमिटिंग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आल्सो। इसके अलावा एंटी डायरियल एंड लेग्जेटिव्स, एंटी डायरियल डायरिया के ख़िलाफ़, लेग्जेटिव क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। तरीक़ाकार क्या है इनका कि गट की मोटिलिटी को, बाउल मूवमेंट को, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कंटेंट एंड फाइबर्स को कंट्रोल किया जाए तो आप एंटी डायरियल और लेग्जेटिव का इस्तेमाल समझ सकेंगे। अब एंटी डायरियल में क्या करना होता है, चूँकि फ्लूइड ज़्यादा जा रहा होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो रही होती है, तो हम एब्जॉर्बेंट इस्तेमाल कर लें ताकि वो जो वाटर कंटेंट है या लिक्विड कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करके स्टूल को थोड़ा सा
मतलब सख्त कर दें, या फाइबर्स हम यूज़ करने लग जाएं, या एंटी मोटिलिटी एजेंट इस्तेमाल कर लें जिसकी वजह से गट की मोटिलिटी डिक्रीज़ हो और वाटर कंटेंट की एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। गट की मोटिलिटी जब डिक्रीज़ होगी तो कंटेंट जो है वो फीसेस में स्लो स्लो जाएगा। अब जब स्लो जा रहा है तो गट में ज़्यादा टाइम के लिए कंटेंट पड़ा रहेगा और उनकी एब्जॉर्प्शन भी होती रहेगी। ठीक है। कुछ मेडिसिन है जो फ्लूइड को मॉडिफाई करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसपोर्ट को मॉडिफाई करते हैं, जिसमें बिस्मथ सब सैलिसाइलेट है, ट्रेवलर्स डायरिया यानी मोशन सिकनेस को, या सॉरी क्या नाम है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि सफ़र कर लेते हैं तो फिर लूज़ मोशन हो जाती है, वो उन लोगों सफ़र करने के बाद उन लोगों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है ना। Decreased fluid secretion in the bowel. Its action may be due to salicylate component as well as its coating action. Adverse effect may include black tongue and black stool. यानी इनका स्टूल ब्लैक हो सकता है और ज़ुबान भी जो है वो काली हो जाती है। मुहावरती तौर पे बात नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली लिटरली जो है वो ब्लैक हो जाती है। लेग्जेटिव क्या है, उनके नेचर्स हैं, एरिटेंट्स हैं, स्टेमुलेंट्स हैं, बल्क लेग्जेटिव हैं, सिलीन एंड ऑस्मोटिक लेग्जेटिव हैं, स्टूल सॉफ्टनर्स हैं, लुब्रिकेंट लेग्जेटिव्स हैं, क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स हैं। अ, कुछ ऐसे भी हैं कि रेक्टल जो है हम यूज़ करते हैं, सपोजिटरी दी जाती हैं ताकि जो क्या नाम है रेक्टम का जो रेक्टल जो एनल स्फिंक्टर्स हैं वो इजीली जो है ओपन हो सकें। तो इसके ज़रिए से लेग्जेटिव को जो है आप बुक से थोड़ा बहुत देख लें कि लेग्जेटिव जो है ये कैसे मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि जो स्टूल है रेक्टम में वो इजीली पास हो सके, या तो उसको हम क्या करते हैं एमल्सिफाई कर लेते हैं, या उसको क्या करते हैं सॉफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। सो आपके लिए की टेक अवे यही हैं कि आपने पीपीआईज इरिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं, H2 जो हैं हिस्टामिन रिसेप्टर्स हैं, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी देके एंटासिड जो हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं विद इन द ल्यूमेन। ठीक है। और या फिर ब्लड में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है। सबका गोल क्या है कि हमने पीएच को इंक्रीज़ करना है, गैस्ट्रिक का म्यूकोजा को हमने हील करने की कोशिश करनी है, लेकिन मैकेनिज्म हर एक का डिफरेंट है। ठीक है। ये आपके लिए रेफरेंस है। थैंक यू। If any questions, you can leave in comments and also contact me.